दोस्तों स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्र टाइम्स पर। मैं योगेंद्र तिवारी आज चर्चा करूंगा ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी से संबंधित सभी सेशंस को मिलाकर कुल मिलाकर किस तरीके से आप एक ही सेशन में कवर करें कि ज्वालामुखी का टॉपिक पूर्णतया कोई भी प्रश्न गलत ना हो, आज इस सेशन में इस तरीके से आपको बताया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी है क्या? सबसे पहले यही जानेंगे कि ज्वालामुखी अर्थात वॉल्केनो क्या है, किसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ज्वालामुखी शब्द में ही एक शब्द जुड़ा हुआ है ज्वाला। ज्वाला का अर्थ होता है अग्नि, मुखी मतलब मुख, अर्थात पृथ्वी की सतह का वह क्षेत्र जहां से मैग्मा पृथ्वी की सतह को तोड़कर ऊपर आ जाता है। समझ रहे हैं? मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा टहल रहा है, मोशन कर रहा है, और यही क्या है, जब इतना प्रेशर क्रिएट कर लेता है कि पृथ्वी की सतह को तोड़ सके तो तोड़कर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। और इसका सतह पर आने पर ही नामकरण भी चेंज हो जाता है। इसे मैग्मा से हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ठीक, अब होता क्या है, जब ये सतह पर आता है तो कई तरीके की चट्टानें बनती हैं, कुछ अन्य इसके साथ आकृतियां आती हैं, कुछ अन्य इसके साथ गैसें भी आती हैं, तो इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ज्वालामुखी को उसकी उद्गार के टाइम पीरियड, उद्गार के प्रकार एवं अन्य तरीकों से कई भागों में बांटा जाता है। तो हम पूरे सेशन में इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ज्वालामुखी का आशय यह हुआ कि पृथ्वी की सतह को तोड़कर मैग्मा का बाहर आना ही ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को ज्वालामुखीयता बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, या वॉल्केनिज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? ज्वालामुखीयता, वॉल्केनिज्म। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब है क्या कि ज्वालामुखी से कौन कौन से चीज़ें बाहर आती हैं, पहले हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। पहले तो हमने ये जान लिया कि सतह से मैग्मा का बाहर आना ही क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। अब जब मैग्मा बाहर आता है तो अपने साथ कई चीज़ें लाता है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो लाता है वो लाता है जलवाष्प। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस का पेटेंट प्रश्न है, यहाँ से जो पूछा जाता रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो लाएगा ही, इसको आपको ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी लाता है अपने तरफ। ठीक है, इसको आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना। अगर गैसेस की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ज्वालामुखी प्रक्रिया में बाहर लाया जाता है ज्वालामुखी के माध्यम से। अब दूसरी बात है क्या, अब ये तो हमने जाना कि ज्वालामुखी में क्या क्या हमें मिलता है। जैसे हमने दो बातें की, एक तो जलवाष्प सबसे ज़्यादा मात्रा में आता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें आती हैं। तीसरा क्या होता है, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आने लगता है तो बड़ी मात्रा में अंदर से चट्टानों को भी तोड़कर लाता है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि अपने साथ ये धात्विक रूप से महत्वपूर्ण चट्टानों को लाता है, जैसे वो हम उसका क्या है, विभिन्न आभूषणों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। और ज्वालामुखी एक तरीके से हमने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा था तो हमने वहाँ बताया था कि ज्वालामुखी से हम इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डिराइव करने में सहायता प्राप्त करते हैं, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हम ज्वालामुखी से प्राप्त करते हैं। ठीक, तो भैया ये हो गया मामला कि ज्वालामुखी क्या क्या लेके आता है। आपको देखिए, रामायण बहुत बड़ी है, आप हमेशा कंक्लूजन पर ध्यान दिए। कंक्लूजन आप कितने बेहतर तरीके से किसी सब्जेक्ट का समझ सकते हैं,
किसी टॉपिक का सार कितने बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, यही बताता है कि आप क्वेश्चन गेन किस तरीके से करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, ठीक है, नंबर को कितने हद तक प्राप्त कर पाएंगे। आपको ध्यान बस इतना रखना है, जो मेन मोटिव है प्रीलिम्स लेवल पर वो ये है कि आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी से जलवाष्प निकलता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर गैसें निकलती हैं। याद ये भी रखना है कि इसमें धात्विक विभिन्न प्रकार के खनिज वगैरह भी प्राप्त होते हैं पृथ्वी से, पृथ्वी की सतह पर अंदर से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। परंतु मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में जब जैसे ही आप जाएंगे तो आपसे ज्वालामुखी के फायदे के बारे में वो प्रश्न करता है। विगत वर्षों में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब लिखेंगे तो इनकी एक एक उपयोगिता को आपको लिखना पड़ेगा, इसको आपको दिमाग में रखना, ठीक है। आइए हम देखते हैं हम ज्वालामुखी का प्रकार क्या है, ठीक है दोस्तों। प्रकार से संबंधित जानकारी को प्राप्त करें हम, उससे पूर्व 2-3 चीज़ें आपको समझनी होंगी। जैसे एक तो कि टाइम पीरियड के आधार पर बांटा जाता है कि कौन सा ज्वालामुखी कितने देर तक उससे मैग्मा निकल रहा है, लावा उस पृथ्वी की सतह पर आ रहा है, ठीक है। तो उद्गार के समय के आधार पर जब हम बात करेंगे, पहले हम देखते हैं कि ज्वालामुखी का प्रकार कितने तरीके से हो सकता है, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, ठीक है दोस्तों। प्रकार में अगर बात करेंगे तो हमें 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो उद्गार के समय के आधार पर, पहला तो ये कि कितनी देर तक उद्गार हो रहा है, मैग्मा कितनी देर तक बाहर निकल रहा है, लगातार निकल रहा है, रुक रुक के 4 साल 10 साल 20 साल बाद निकल रहा है, या निकल ही नहीं रहा है एक बार निकलने के बाद, ठीक है। तो उद्गार के समय के आधार पर हो गया। दूसरा होता है उद्गार के प्रकार के आधार पर, उद्गार के प्रकार के आधार पे कि किस तरीके का उद्गार का जो प्रकार है वो किस तरीके का है, ठीक है। तीसरा होता है सीमाओं के आधार पर, प्लेटीय गतियों के आधार पर, ठीक है, प्लेट के आधार पे हम कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यही मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर से मैं आपको बता दूं कि किन किन तरीकों से आप किस तरीके से आप उसको बेहतर स्तर पे जाके याद कर सकते हैं। जैसे हम यही इसको नोट कर लेते हैं, आप भी साथ में ग्राफ बना सकते हैं। उद्गार के समय के आधार पे ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया? सक्रिय ज्वालामुखी, अभी इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, परंतु तो थोड़ा सा आप देखते रहिएगा। सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय मतलब एक्टिव वोल्केनो, सुषुप्त मतलब डॉर्मेंट, एक्सटिंक्ट। तो कभी कभी होता क्या है, वो इंग्लिश भी दे सकता है, जहां पर वो इंग्लिश देता है उसको मैं इंग्लिश में भी उस टर्म को आपको बताता हूं, ठीक। तो ये 3 प्रकार के उद्गार के समय के आधार पर, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। अब देखिए प्रश्न कुछ भी बना सकता है, दे दे कि उद्गार के समय के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, 3 ये दे देगा, कोई एक इनमें से उठा के आपको दे देगा, ठीक है। अब देखिए उद्गार के प्रकार के आधार पर जो ज्वालामुखी बांटा जाता है वो कितने तरीके से बांटा जाता है। ये भैया 2 प्रकार से बांटा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना। पहला केंद्रीय उद्गार प्रकार का ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार प्रकार का ज्वालामुखी, ठीक है। दूसरा पीलियन प्रकार का ज्वालामुखी, ठीक है। केंद्रीय उद्गार प्रकार का ज्वालामुखी और पीलियन उद्गार प्रकार का ज्वालामुखी, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। एक चीज ये भी रखना है कि इसी में एक प्रकार आप और डाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि केंद्रीय प्रकार का, पीलियन को ही आप कहते हैं केंद्रीय प्रकार का ज्वालामुखी, ठीक। तो इसको अलग अलग नामों से डिनोट किया जाता है। दूसरा जो हम प्लेटों की बात कर रहे हैं, ये 2 प्रकार से इसको भी बांटा जाता है। पहला तो ये कि जो सीमाओं के आधार पर बांटा जाए, अर्थात सीमांत प्रकार के ज्वालामुखी। कैसे ज्वालामुखी? सीमांत प्रकार के ज्वालामुखी। तीसरा ये है ऐसे ज्वालामुखी जो हॉट स्पॉट पर आधारित होते हैं। हॉट स्पॉट अभी क्या है, इसको ज्वालामुखी में आपसे पूछ सकता है, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ज्वालामुखी का वर्गीकरण हुआ कि हम किस ज्वालामुखी को किसके तहत शामिल करेंगे। अब देखिए है क्या, यहाँ से प्रश्न प्रकार को लेकर नहीं आते,
इससे कोई प्रकार नहीं पूछा जाता। प्रकार में बेसिकली ये 3 ही पूछे जाते हैं, और जब आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो यही पूछा जाता है कौन सा सक्रिय, कौन सा सुप्त, कौन सा मृत। परंतु एक क्वेश्चन यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से बन सकता है कि हॉट स्पॉट क्या है। ठीक, तो आइए इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं। ठीक, तो सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे लगातार मैग्मा का उद्गार होता रहता है, अर्थात जब पृथ्वी की सतह को तोड़कर विस्फोट के माध्यम से मैग्मा ऊपर आता है, पृथ्वी की सतह पर आता है, ये लगातार निकलता रहता है। ठीक है, लगातार निकलता रहेगा, इसका कदापि यह आशय नहीं कि 24 घंटे निकलता रहेगा। ठीक है, याद रखना है कि मैग्मा जब ऊपर आता है उसे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक, तो मैग्मा का लगातार उद्गार होते रहना सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण, सक्रिय ज्वालामुखी की एक विशेषता है कि सक्रिय ज्वालामुखी को हम तभी ये नाम देंगे जब किसी ज्वालामुखी से लगातार मैग्मा का उद्गार होता रहेगा। अब कोई एक अगर हम सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण लें तो जैसे किलायु एक ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको याद रखिएगा, ये हवाईयन द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, हवाईयन द्वीप पर स्थित है। और हवाईयन द्वीप कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और इस पर कब्जा किसका है, या यूँ कहें कि ये किसके नियंत्रण में है, तो ये अमेरिका के नियंत्रण में है। इसको ध्यान में रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है इस समय। और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है। इसको आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी के प्रति। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे मैग्मा का उद्गार तो होता है, परंतु फिर वो उद्गार होने के बाद ठंडा होके होता क्या है कि यही इसका मुंह जो है ये बंद हो जाता है, इसी मैग्मे से यही चिपक जाता है यहाँ पे। ठीक है, चिपकने के कारण जब ये मुंह बंद हो जाता है तो इससे मैग्मा निकलना बंद हो जाता। फिर कुछ दिनों बाद प्रेशर बनाते बनाते इससे फिर ये तोड़ के निकलने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं सुषुप्त हैं, सोए हुए हैं। मतलब सोए हुए का मतलब ये हुआ कि ऐसा तो है ना कि जागेंगे नहीं, उठेंगे, लेकिन इस समय सोए हुए हैं, इस समय मैग्मा का उद्गार नहीं हो रहा है, सुषुप्त हैं। जैसे इसमें रखते हैं भारत का एक ज्वालामुखी है नारकोंडम ज्वालामुखी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये अंडमान निकोबार में स्थित है भारत में। ठीक है, ठीक, नारकोंडम ज्वालामुखी है। ठीक, अब इसके बाद तीसरा जो प्रकार है ये है मृत ज्वालामुखी का। मृत ज्वालामुखी का नाम में ही लगा हुआ कि मृत है, अर्थात अब इनमें कभी भी उद्गार नहीं होने वाला है। ठीक, अर्थात होता क्या है कि ये मुंह इसका इस तरीके से बंद होता है कि लंबे समय तक ज्वालामुखी वैसे पड़ा रहता है, परंतु कोई घटना उद्गार की नहीं देखी जाती है। मैग्मा के बाहर आने की कोई स्थिति प्रतीत नहीं होती, हजारों सालों तक ऐसे पड़ा रहता है। तब ये उसे ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि ये क्या है, मृत ज्वालामुखी है। जैसे एक उदाहरण हम पाते हैं बड़ी आसानी के साथ, किलिमंजारो, इसको ध्यान में रखिएगा। किलिमंजारो ज्वालामुखी जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, तंजानिया, यहाँ पे स्थित है। और इसकी एक चोटी भी है किलिमंजारो जिस पे चाय का उत्पादन किया जाता है, तो तंजानिया में स्थित है। और यह क्या है, मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये इतनी बात हुई कि हम अगर उद्गार के समय के आधार पर ज्वालामुखी को देखें तो सक्रिय, सुषुप्त और मृत में क्या अंतर है। सक्रिय से हमेशा लावा निकलता रहेगा, सुषुप्त से निकलने के बाद कुछ दिनों तक, सालों तक रुकेगा, फिर उसके बाद उद्गार होगा। ठीक है, मृत में हजारों सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, उससे दोबारा उद्गार नहीं होता है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी के प्रकार है। आइए एक चर्चा करते हैं कि अब देखिए केंद्रीय उद्गार प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं इसका भी आशय यही होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय उद्गार वही है, केंद्रीय उद्गार, या इसको पिलियन वाले को बोलते हैं दरारी उद्गार। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए है क्या कि केंद्रीय उद्गार प्रकार का ज्वालामुखी का आशय हुआ कि ऐसा ज्वालामुखी जिससे विस्फोटकता ज़्यादा हो। ये बेसिकली जो बांटा जाता है उद्गार के प्रकार के आधार पर, ये विस्फोटकता को तय करता है। पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी क्या होते हैं, ये अधिक विस्फोटक होते हैं केंद्रीय प्रकार के ज्वालामुखी की तुलना में। ठीक है दोस्तों,
आगे चलते हैं, देखिए जैसे उसमें नाम में ही एक लगा है कि दरारी उद्गार। दरारी उद्गार का मतलब ये हुआ कि प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो इनमें गैप क्रिएट होता है। तो गैप क्रिएट होने के कारण से, इसको मैंने पिछले अपने सेशंस में बताया, आप वहाँ से देखें, क्या होता है कि इनमें मैग्मा ऊपर आने लगता है। ठीक, अब प्लेट के आधार पर अगर हम बात करें सीमाओं के आधार पर, तो एक ये होता है कि जो मैंने पहले बताया कि प्लेटें जब पास आती हैं, पिछले सेशंस में इस पर चर्चा किया था कि प्लेटें जब पास आएंगी तो क्या होगा, एक प्लेट का क्षरण होगा, एक प्लेट नीचे जाएगी। कौन सी प्लेट नीचे जाएगी? जो भारी होगी। ठीक, हमने 3 तरीके के प्लेट मार्जिन बताए थे। पहला तो कन्वर्जेंट या कंस्ट्रक्टिव या विनाशात्मक या अभिसारी, इसको विनाशात्मक या कन्वर्जेंट ही बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, प्लेटें एक दूसरे की तरफ आएंगी। तो मैंने आपको बताया था जो भारी प्लेट है वो क्या करेगी, नीचे चली जाएगी। नीचे चली जाएगी तो ये मैग्मा में क्या उसमें मिल जाएगी। ठीक, तो इससे क्या होगा, मैग्मा की मात्रा बढ़ जाएगी और वो बाहर आने लगेगा। ठीक है, अब इसी तरीके की घटनाएं तीनों में से 2 में ही होती हैं। एक में ये होता है कि प्लेटें क्या है, विपरीत दिशा में जाती हैं। जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा मैग्मा का, फिर बाहर आ जाएगा। परंतु जो संरक्षित प्लेट मार्जिन होता है, अर्थात जिसमें प्लेटें एक दूसरे से रगड़ते हुए चलती हैं, उसमें ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि कोई मैग्मा इतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाता है कि क्रस्ट को तोड़कर वो बाहर आ सके। ठीक, परंतु एक स्थिति ऐसी होती है जब मैग्मा बिना किसी प्लेट मार्जिन के तोड़कर बाहर आ जाता है। बिना किसी प्लेट मार्जिन के क्या करता है, वो तोड़कर बाहर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, वो क्रिया क्या होती है, वो आपसे इन दिनों काफ़ी ट्रेंड में है, उसको पूछता है ज्वालामुखी के सेगमेंट से। इसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। ठीक है दोस्तों, हॉट स्पॉट है क्या, जैसे मान लीजिए 2 तरीके की ये प्लेट हैं, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। ठीक, अब ये अपना चल बल रही है, इनका अलग मामला, चाहे जिधर चल रही हो, चाहे एक दूसरे की तरफ आ रही हो, कन्वर्जेंट हो चाहे डाइवर्जेंट हो। ठीक, जो भी हो, होता क्या है, मान लीजिए किसी कारण से कुछ ऐसी क्रियाएं हुई हैं कि यहाँ पे बीच में ये प्लेट क्या है, कमज़ोर हो जाए। ठीक, तो मैग्मा तो हर जगह है ना, वो यहाँ भी जुगाड़ लगा रहा है बाहर निकले, यहाँ भी जुगाड़ लगा रहा है, हर जगह लगा रहा है जुगाड़, कहाँ से बाहर निकलने को पा जाए। ठीक, अब जैसे ही ये प्लेट कमज़ोर होती है, टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या है, मैग्मा यहाँ से निकल जाता है। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं, चूंकि यहाँ पे अंदर इस तरीके की स्थितियाँ बन गई कि मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म है। जब ज़्यादा गर्म होता है तो जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है और जलवाष्प सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। इसीलिए जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पाए जाते हैं या कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन पाया जाता है, जहाँ पे प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं या अभिसारी प्लेट किनारा पाया जाता है, वहाँ पे जैसे ही अधिक जल आधिक्य होता है, पानी की अधिकता होती है, जब पानी वो रिस कर जैसे ही पृथ्वी के अंदर जाता है, उसको वाष्प में बदल देते हैं और वाष्प में बदलने के कारण वहाँ पे प्रेशर प्लेटों पर ज़्यादा तेजी से क्रिएट होता है, जिससे तोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा आपसे प्रश्न बन सकता है कि हॉट स्पॉट का संबंध किससे है, तो हॉट स्पॉट का संबंध ज्वालामुखी से। और कैसे ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी बेसिकली इसके तहत आते हैं। जैसे जो हवाईयन द्वीप का ज्वालामुखी हम देखते हैं, वो तरीके से हॉट स्पॉट का ही एक तरीका है कि वहाँ पे विस्फोट लगातार होते रहते हैं। और आप देखेंगे तो हवाईयन जो द्वीप है उस पर ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है, मोनोलोवा से, किलायू से लेकर इस तरीके से कई ज्वालामुखी वहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब है क्या, प्लेटें लगातार चल रही हैं। अब मान लीजिए ये क्षेत्र इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे मैग्मा एक्टिव है बहुत ज़्यादा। अब है क्या, जैसे इसको तोड़ा, यहाँ से निकला, अब फिर ये कुछ दिन बाद धीरे धीरे आगे जा रही है, तो अब ये वाला क्षेत्र क्या करेगा, यहाँ आएगा। अब ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँचेगा, ये क्षेत्र यहाँ आएगा। अब इसको फिर तोड़ेगा। ठीक, तो एक ज्वालामुखी हो गया, फिर यहाँ पे आएगा ये। ठीक, फिर नई मिट्टी, यहाँ एक नई प्लेट का भाग आएगा, फिर इसको तोड़ेगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे प्लेटें चल रही हैं और एक ज्वालामुखी की क्या बन गई है, श्रृंखला बन गई है। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ज्वालामुखी की श्रृंखला बन गई है, इसको दिमाग में रखिएगा थोड़ा। ठीक, तो आपसे पूछ सकता है हॉट स्पॉट में किस तरीके के ज्वालामुखी पाए जाएंगे, एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाएंगे तथा एक कतार में ज्वालामुखी पाए जाएंगे, कई एक से अधिक संख्या में ज्वालामुखी पाए जाने की पूर्णतः संभावना होती है।
आइए एक चर्चा और करते हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में, जो आपसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है, रिंग ऑफ फायर क्या है। तो आप सोचते हैं फायर है मतलब आग लगी हुई है कहीं ना। तो रिंग ऑफ फायर के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आपको साझा करते हैं। देखिए, ये घटना जो संबंधित है वो प्रशांत महासागर से संबंधित है। आपसे अगर पूछता है तो आपको पहले ये ध्यान में रखना है कि हम आपको कहाँ ले चल रहे हैं, प्रशांत महासागर में। पहुँचिए, प्रशांत महासागर पहुँच गए, सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है क्या। इस महासागर को आप देखेंगे तो ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पर बसा हुआ है, ठीक। इसके चारों तरफ प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो पाए जाएंगे। तो प्रशांत महासागर में हम देखते हैं कि अंटार्कटिका से लेकर अलास्का पूरा आप देखेंगे उत्तरी भाग तक, चारों तरफ जापान, फिलीपींस, अमेरिका, इधर दक्षिण में पेरू, हर जगह, इधर मैंने अंटार्कटिका बताया, पूरा एक गोले के सर्किल के हिसाब से ज्वालामुखी चारों तरफ क्या है पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्रशांत परिमेखला को। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसकी एक तरीके से हिंदी हम कह सकते हैं अग्निवलय। तो आपसे अगर इस तरीके का प्रश्न ये बनाता है तो आपको वहाँ पे इसको अच्छे से याद रखना है कि रिंग ऑफ फायर का संबंध। अब जैसे है क्या कि वो रिंग ऑफ फायर को इंग्लिश में ऐसे न लिख के इसको कन्वर्ट कर दे, इसकी लिपि वो ऐसे लिख सकता है कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रिंग ऑफ फायर का मतलब ज्वालामुखी से है, और ज्वालामुखी अगर वो नहीं दे रहा है, मान लीजिए और थोड़ा सा डीप बना रहा है, तो प्रशांत महासागर से। इसको थोड़ा सा दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गए ज्वालामुखी से संबंधित एक और तथ्य जो आपसे पूछता है, रिंग ऑफ फायर क्या है। दूसरा हमने आपको हॉट स्पॉट बताया। तीसरा क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार जब होता है, ठीक, तो कई तरीके की घटनाएं होती हैं, ठीक है दोस्तों, जिनको आपसे एग्जाम में पूछता है। जैसे एक होता क्या है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बड़े बड़े अंदर से पत्थर निकलने लगते हैं, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बम। क्या बोलते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी बम। बड़े बड़े पत्थर आते हैं ज्वालामुखी के साथ, ठीक। विस्फोट होगा तो कई सारी चीज़ें अंदर से बाहर आ जाएंगी। मान लीजिए इसमें कहीं नीचे चट्टान बनी हुई है तो इस तरीके से चट्टान क्या है बाहर आएंगे, ठीक है। तो ज्वालामुखी बम एक होता है। एक होता है लैपली। लैपली क्या है ये आपसे पूछ सकता है, लैपली आपसे पूछ सकता है। आप देखेंगे कि मटर के दाने के आकार के पत्थर आते हैं। जैसे मटर के दाने क्या होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल होते हैं ना, तो मटर के दाने के आकार के पत्थर आते हैं। ये सब आपसे एग्जाम में पूछता है कि लैपली क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक और पूछता है आपसे प्यूमिस। आपसे पूछ सकता है कि प्यूमिस क्या है, ठीक। प्यूमिस ज्वालामुखी के साथ ही निकलने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो पानी पर क्या होता है, तैरता है। इसका घनत्व तो पानी से कम होता है, तो पानी पर ये तैरने वाला एक तरीके से है पदार्थ, ठीक है। तो इसको आप अब जैसे पूछ ले कि प्यूमिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अब कोई चार ऑप्शन आपको बना दे तो आपको याद रखना है किससे संबंधित होगा प्यूमिस, ज्वालामुखी से। इसको दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है, ज्वालामुखी से संबंधित है। तो ये हो गया कि ज्वालामुखी के दौरान कौन कौन से जो संरचनाएं मिलती हैं उनको हम क्या क्या नाम देते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनको हम याद कर लें तो एग्ज़ाम में हमारे आ जाएगा और उसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। आइए दोस्तों देखते हैं आगे हम कि कौन कौन से ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वो कौन कौन से ज्वालामुखी ऐसे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है अंटार्कटिका पे, इसलिए इसी से शुरू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपसे उसको हम ध्यान ही नहीं देते। तो अंटार्कटिका पर एरेबस है। एरेबस का संबंध किससे है, अंटार्कटिका से। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को भैया क्या बोलते हैं, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। विज्ञान के लिए समर्पित है ये,
ठीक है। अंटार्कटिका पे भारत के कुछ मिशन हैं, जैसे 3 ही मिशन हैं अभी तक, गंगोत्री, मैत्री और भारती। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, गंगोत्री, मैत्री और भारती, ठीक है। तो एरेबस है। आइए दूसरा हम अफ्रीका महाद्वीप चलते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था किलिमंजारो। कौन सा? किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है, ठीक है। और इसको याद रखना कि मृत ज्वालामुखी। दूसरा एक और ज्वालामुखी, कैमरून ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? कैमरून। कैमरून कहाँ है? अफ्रीका का ही एक देश है कैमरून। याद रखना है कि ये अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। एकमात्र क्या है भैया? सक्रिय ज्वालामुखी। किताबें कभी कभी गलत भी दे देती हैं, ठीक है। तो कैमरून कैसा है? एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है दोस्तों। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं थोड़ा सा। एक ज्वालामुखी और है, ओजाज डेल सलाडो। क्या है दोस्तों? ओजाज डेल सलाडो। ओजाज डेल सलाडो कहाँ? ये दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, ठीक है। इसको दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, अर्जेंटीना में स्थित है ये, ठीक। ओजाज डेल सलाडो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम ओजाज डेल सलाडो के बाद अगर चलें तो एकांकागुआ चोटी है एक, एकांकागुआ। ये कहाँ है? ये दोनों की बात बेसिकली ओजाज डेल सलाडो की बात करें हम, चाहे एकांकागुआ की बात करें, ये दोनों ही चिली और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर स्थित हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अर्जेंटीना, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं अमेरिका में। अमेरिका में आप देखेंगे तो रेनियर है। रेनियर पूछता है आपसे यूएसए में है, यूएसए को ही यूएस भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको किलायू बताया जो कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ है? हवाईयन द्वीप पर है। हवाईयन द्वीप पर किसका कब्जा है? हवाईयन द्वीप पर अमेरिका का कब्जा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ सकता है मोना लोवा। मोना लोवा कहाँ स्थित है भैया? ये भी हवाईयन द्वीप पर ही स्थित है। और हवाईयन द्वीप पर किसका कब्जा है? अमेरिका का कब्जा है, ठीक। तो अमेरिका के हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अन्य ज्वालामुखियों की अगर हम बात करें तो कुछ हमें क्या है, अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। जैसे हम भारत की अगर बात करें तो भारत में 2 ज्वालामुखी मुख्यतः हैं, नारकोंडम 2 ही हैं, नारकोंडम है एक और दूसरा है आपका बैरन ज्वालामुखी। इसको ध्यान से आप रखिएगा थोड़ा सा दिमाग में। और दोनों ही अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसमें याद रखिएगा बैरन क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। बैरन क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है दोस्तों। अन्य ज्वालामुखियों की अगर हम बात करें तो म्यांमार में एक ज्वालामुखी है माउंट पोपा। कौन सा है दोस्तों? माउंट पोपा। याद रखिएगा जब ज्वालामुखी आप पढ़ेंगे तो उसके सामने पोपा वगैरह लगा, ऐसे माउंट लिख देंगे, एम्प्टी माउंट, मतलब क्योंकि जब मैग्मा बाहर आएगा तो उससे क्या होगा? पर्वत का निर्माण ही होगा एक तरीके से, ठीक है। तो माउंट पोपा कहाँ है भैया? म्यांमार में स्थित है, इसको थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है, ठीक। उसके बाद एक और आपसे पूछता है माउंट पिनाटुबो। माउंट पिनाटुबो। पिनाटुबो कहाँ है दोस्तों? फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में। और फिलीपींस में एक और है माउंट ताल, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो 2 यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक। आगे चलते हैं। एक ज्वालामुखी है फ्यूजियामा जो मृत है अब एक तरीके से, अब ये सक्रिय नहीं रह गया। फ्यूजियामा कहाँ है दोस्तों? जापान में है, ठीक है। एक ज्वालामुखी उधर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हमने अभी नहीं थोड़ा सा लिखा था, मिस हुआ वो, आप उसको ध्यान में रखिएगा। एक तो कोटापैक्सी है, कोटापैक्सी, और एक है चिम्बाराजो। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको आप याद रखिएगा। कोटापैक्सी और चिम्बाराजो दोनों कहाँ है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कोटापैक्सी और
चिम्बाराजो दोनों यहाँ पर स्थित हैं। अब दोस्तों हम थोड़ी सी बात करते हैं यूरोप के ज्वालामुखियों के बारे में। तो यूरोप की अगर हम ज्वालामुखी की चर्चा करें तो इसमें इटली का ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इटली के ज्वालामुखियों में 3 हम बेसिकली पढ़ते हैं। एक तो स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली, एटना, वेसुवियस। तो ये तीनों आपको याद रखना है, वेसुवियस, एटना और स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली याद रखना है कि इटली के ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? लिपारी द्वीप पर। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछता है। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है क्या कि ये प्रशांत, जैसे हमने एक पढ़ा कि प्रशांत परिमेखला, प्रशांत परिमेखला का मतलब हुआ रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का मतलब उसमें चारों तरफ आप देखेंगे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। उसी तरीके से आप जब भूमध्य महासागर में जाएंगे, भूमध्य सागर में जाएंगे, तो भूमध्य सागर में आप देखेंगे कि एक ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। इसको देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई लाइट का टावर लगा हो और पूरे सागर क्षेत्र में क्या हो, उजाला किया हो। इसीलिए आप इसको स्ट्राम्बोली को जो बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसको आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। आपसे ये प्रश्न, ये सब कुछ है नहीं, बशर्ते है क्या कि समय के साथ ये सब आपको चीज़ें भूलती, इसलिए आपको बार बार इसको रिवाइज करना है। स्ट्राम्बोली देखिए, ली इसमें लगा है लास्ट में ना, तो ली से इसको याद करना, लिपारी, ली से स्टार्ट ही है लिपारी। नहीं तो एक द्वीप और यहाँ पे है सिसिली, सिसिली पर याद रखना है एटना है, सिसिली द्वीप पर क्या है, एटना है। ठीक, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना। तो लिपारी इसमें क्या है, पहले लगा है ली, इसमें लास्ट में स्ट्राम्बोली लिपारी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रमुख ज्वालामुखी रहे। और अगर यूरोप की हम बात करें तो यूरोप में 2 प्रमुख ज्वालामुखी और हैं। जैसे एक तो है हेक्ला ज्वालामुखी, कौन सा है, हेक्ला, और एक है लाकी, लाकी ज्वालामुखी और हेक्ला। ये दोनों कहाँ है दोस्तों, आइसलैंड में स्थित हैं। इसको ध्यान में आप रखिएगा, कहाँ स्थित हैं, आइसलैंड में। तो इस तरीके से ज्वालामुखी से प्रश्न आपसे बनाए जाते रहे। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर प्लेट मार्जिन को थोड़ा सा आपको एक बार मैं और ले जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आपके बनते रहे हैं। होता क्या है कि हमने बताया जो प्लेट मार्जिन, उसमें जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, अगर हम ऐसे लें कि कोई प्लेट है इस तरीके से, और ये प्लेट मार्जिन क्या है कि अपसारी है, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब होगा क्या, जब दूर जाएंगी तो मैग्मा क्या होगा, ये बाहर आएगा। ठीक, बाहर आ रहा है। होता क्या है, कभी कभी यही घटना महासागरों में घटित होती है अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि प्लेटें न तो पूर्णतया महाद्वीप होती हैं, सिर्फ उन पे महाद्वीप बसे रहेंगे, ना ही पूर्णतया महासागरी होती हैं, सिर्फ उन पे महासागर बसे रहेंगे। प्लेटों पे महाद्वीप और महासागर दोनों बसे होते हैं, ये कंपलसरी पोजीशन है। ठीक है, अब होगा क्या, जब कभी विस्फोट महासागरों के अंदर होता है तो ये मैग्मा क्या है, निकल निकल के बाहर उसी पानी में अंदर ऐसे जम जाता है, पहाड़ी का रूप ले लेता है। इसे हम क्या बोलते हैं भैया, कटक बोलते हैं, कटक, रिज। ठीक है, क्या बोलते हैं, कटक। ठीक, अब आप अगर अटलांटिक महासागर को देखेंगे तो अटलांटिक महासागर का आकार क्या है, ऐसे है। तो इसी तरीके से वहां पे कटक भी पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एस टाइप का कटक। तो एस टाइप कटक अगर आपसे पूछता है कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर, सीधे आप लगाइए और 1 नंबर ले जाइए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इस पे बात करें कि अपसारी प्लेट मार्जिन में कौन से तरीके की जो है चट्टानों का निर्माण हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अटलांटिक महासागर में आपसे ये प्रश्न बनता है कि अटलांटिक महासागर में किस तरीके का संरचना यहाँ पे बन रही है। पहला है डॉल्फिन कटक, याद रखिएगा, डॉल्फिन कटक अगर आपसे पूछ ले कहाँ है तो प्रशांत महासागर में है। दूसरा है आपसे चैलेंजर कटक। ठीक है, तो दोनों अगर पूछता है आपसे तो आप याद रखिएगा कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर का संबंध डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक दोनों से है। इसी तरीके की घटना कहाँ पे होती है, हिंद महासागर में भी होती है।
इसी तरीके से दोस्तों हिंद महासागर में भी होता है। हिंद महासागर में दो होते हैं, एक तो चैगोस और दूसरा सोकोत्रा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे बन सकते हैं किस महासागर में कौन सा कटक स्थित है। अगर हम वहीं बात करें आपसे प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर में भी दो तरीके के कटक पाए जाते हैं। एक है आपका दक्षिणी होंसू कटक, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। एक तो दक्षिणी होंसू कटक है और दूसरा है हवाईयन कटक, ठीक है। तो दोस्तों ये थी ज्वालामुखी की संपूर्ण प्रक्रिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके हमें सूचित करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, ना अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक कर दें। बने रहें हमारे साथ लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद।